ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पता नहीं क्यों गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। इतिहास का ये हम 3rd चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, क्लास 10th, भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 2। इसके पहले हमने एक पार्ट देख लिया है, वीडियो उसका पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, पहला ही पार्ट है। तो हमने पूंजी के प्रवाह तक का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, रीजन क्या थे, ब्रिटेन का कार्न लॉ क्या था और कार्न लॉ हटने के बाद की सिचुएशन क्या बनी, और फिर व्यापार में वृद्धि के प्रकार कैसे बढ़े, धीरे धीरे कैसे उनका व्यापार बढ़ा, और तकनीक का योगदान व्यापार में कितना महत्वपूर्ण रहा। इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम इस विषय के अंतर्गत करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन एक आम सी बात है, मतलब पूरे विश्व को एक स्टेज पर ला कर के खड़ा कर दिया गया है, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और उस ग्लोबलाइजेशन के मायने आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप अमेरिका में बैठे, ब्रिटेन में बैठे, चाइना में बैठे, फ्रांस में बैठे, किसी भी व्यक्ति से विदिन सेकेंड आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ट्विटर हो, या फिर टेलीफोनिंग या मोबाइल कॉल के मीडियम से आप उससे जुड़ सकते हैं और आपस में पूरे विश्व को एक संजाल में पिरो लेना, एक जगह एकत्रित कर लेना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो इस समय 19वीं शताब्दी के आसपास वैश्वीकरण की क्या कंडीशन थी, कैसे हुआ, इसी विषय पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, पहला टॉपिक तो यही है हमारा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हुआ क्या कि 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में कार्न लॉ लागू था। ये क्या था भाई, कार्न लॉ? कार्न लॉ का मतलब होता है, कार्न माने होता है भुट्टा या मक्का, या आप अपने गांव में मकई कहते सकते हैं, जो भी। तो उसमें ये सिस्टम था कि कोई भी जो व्यापारी है या जो सरकार है वो विदेश से अनाज को आयात नहीं करेगी, अपने ही देश में जितने सारे अनाज अवेलेबल हैं उसी से उनका गुजारा होने वाला है। ये था कार्न लॉ। इस कानून के कारण ब्रिटेन में किसी भी देश से भोज्य पदार्थ का आयात नहीं कर सकता था। कौन? ब्रिटेन में जो कानून था कार्न लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या था, ब्रिटेन किसी भी देश से भोज्य पदार्थ को इंपोर्ट नहीं कर सकता था। क्लियर? तो इसका मतलब जितना उत्पादन है उसी में आपको अपना खर्चा मैनेज करना है। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ी, और जब जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ी, तो फिर कृषि आधारित सामानों के मांग में भी वृद्धि प्रारंभ हो गई, यानी जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी, और खाद्य पदार्थों की जब मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों के उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने क्या कहा, कानून जो बना कार्न लॉ का, उसको समाप्त कर दिया। कार्न लॉ क्या था कि भाई विदेश से हम कोई सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई अब चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमको उत्पादन बढ़ाना है, कैसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी, तो इस कार्न लॉ को क्या किया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब जब ये कार्न लॉ समाप्त हो गया तो उसके कारण ब्रिटेन अब अलग अलग देशों के व्यापारियों से भोज्य सामग्री का आयात शुरू कर दिया। यानी अब जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो भोजन की ज़रूरत थी, तो उसने क्या कहा कि अलग अलग देशों के व्यापारियों से भोज्य पदार्थों को इंपोर्ट करने लगा। कौन? इंग्लैंड। जिससे देश में भोजन की कमी में बदलाव आया और देश में विकास होने लगा। भाई आदमी खा पी के तंदुरुस्त होगा तभी ना काम करेगा, तो काम करेगा तो विकास होगा देश का, यानी जो मैन पावर है वो स्टेबल होगा, मैन पावर स्टेबल होगा तो क्या होगा, देश का विकास होगा। तो इस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था में इस कार्न लॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब इसको एबॉलिश कर दिया गया इंग्लैंड में, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था का इंग्लैंड से ही उदय माना जाता है। अब देखिए क्या क्या बदलाव आए। कार्न लॉ के समय की क्या कंडीशन थी। कार्न लॉ में क्या था कि
कार्नला जब था उस समय भोजन की मांग बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी और भोजन के दाम बढ़े। तो सरकार क्या करेगी ऐसी सिचुएशन में? इससे लड़ने के लिए कार्नला को क्या करेगी? हटाएगी। अब जब कार्नला हटा तब क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि होने लगी, भोजन का अधिक भंडारण होने लगा, विकास का तेज होना, विकास तेजी के साथ बढ़ा। व्यापार देश के विकास में सहायक होता है, ऐसा कार्नला हटने के बाद लोगों को पता चला। क्लियर हुआ? अब इतना होने के बाद जब व्यापार देश के विकास में सहायक होगा तब घटना क्या घटेगी? व्यापार में वृद्धि की जाएगी। क्यों? क्योंकि देश के डेवलपमेंट में क्या है? विकास सहायक है। तो जब देश के डेवलपमेंट में भैया विकास सहायक है तो क्यों ना हम व्यापार को बढ़ाएं, व्यापार की वृद्धि करें। तब क्या हुआ? अब व्यापार कैसे किया जाए? उस समय तो भाई कोई एरोप्लेन तो था नहीं, नई नई तकनीक भी नहीं थी, लेकिन रेनेसां ने, पुनर्जागरण ने लोगों को कुछ ना कुछ विकसित करने के लिए प्रेरित किया, विकास करने के लिए प्रेरित किया। और इसी प्रेरणा ने नए नए जहाज़ों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। रेलवे का निर्माण प्रारंभ हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में रेलवे पहली बार कब आया और किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में भारत में रेलवे लाइन का पदार्पण हुआ, रेलवे लाइन का विकास शुरू हुआ, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पहली रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी बताएंगे। इन कामों को करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ी। कौन से काम? अरे भाई ये जहाज बनेंगे ना, रेल का निर्माण होगा, पटरी बिछेगी, तो उसमें मजदूर लगेंगे। तो जब मजदूर लगेंगे तो मजदूर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तब मजदूरों को पैसे देने पड़े। मजदूरों को जब पैसे देने पड़े तो उससे क्या हुआ? पूंजी का प्रवाह शुरू हुआ। पिछली टॉपिक हमने पूंजी के प्रवाह पर ही बंद की थी कि कैसे पूंजी का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होने लगा था। तो यही रीज़न था कि लोगों ने जहाज़ों का निर्माण शुरू किया, रेलवे ट्रैक बनाए जाने लगे जिसमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, फिर मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ी, जिससे क्या हुआ? पैसे का, पूंजी का प्रवाह। प्रवाह का मतलब बहना। पूंजी एक हाथ से दूसरे हाथ, एक देश से दूसरे देश जाने लगी। सामानों के निर्माण के साथ भोजन का स्थानांतरण भी होने लगा। मतलब इसका मतलब ये कि सामान के साथ साथ मांस का भी, भोजन का भी, भोज्य पदार्थों का भी जहाज़ों के माध्यम से निर्यात और आयात किया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। और इस प्रकार निर्माण और व्यापार ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। वैश्वीकरण में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप देखो, आज के 25 साल पहले आप क्या करते थे? अगर कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई आपके मुंबई में है, या कोई आपका रिलेटिव अमेरिका में है, तो तत्काल बात नहीं होती थी। आप एक लेटर लिखते थे या फिर आप टेलीफोन एक्सचेंज जाते थे, वहाँ पर ISD कॉल बुक कराते थे, उसके बाद आपसे उसकी बात होती थी। लेकिन एट अ टाइम क्या है? तकनीक है ना, टेक्निक इतना डेवलप हो गया कि विद इन सेकेंड आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से अपनी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, आप टेलीफोनिक सिस्टम से मैसेज कन्वे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मोबाइल से बातें कर सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। इंग्लैंड में बैठा व्यक्ति आपको यहीं से लाइव देख सकता है। ये सब क्या है? ये सब टेक्निक का कमाल है, जिसने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। आने वाले समय में ऐसी विचारधारा आ जाएगी, ऐसी टेक्निक आ जाएगी कि आपको डायरेक्ट डेटा के रूप में ट्रांसफ़र करके तुरंत दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर प्रोवाइड किया जा सकता है। आप वहाँ रिप्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में नारायण नारायण व्यक्ति आते हैं ना, नारद जी। पता चला 2 बार नारायण नारायण किए और तीसरी बार वो शंकर जी के यहाँ उपस्थित हो गए। फिर वहाँ से तुरंत छूमंतर और विष्णु जी के यहाँ पहुँच गए, ब्रह्मा जी के यहाँ। मतलब इस टाइप से एक कह सकते हैं कि वो टेक्निक आज धीरे धीरे हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो क्या है? वो तकनीक ही तो है।
वो तकनीक आज की तकनीक से ज़्यादा एडवांस रही होगी। तब तो लोग ऐसा करते थे भाई, लोगों को शब्द वेदी बाण चलाना आता था, है ना। शब्द वेदी बाण का मतलब कहीं आपने कोई आवाज़ की और आपको बताना है कि वहाँ पर आपको निशाना लगाना है, तो व्यक्ति क्या करता था, डायरेक्ट वहीं निशाना लगाता था। आप देखो श्रवण को राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण से मतलब कि अज्ञानतावश हत्या हो गई थी। तो इस तरीके से शब्द वेदी बाण राजा दशरथ चलाना चाहते थे और मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान। क्लियर। तो इस तरीके से क्या है, तकनीक का है डेवलपमेंट है, तकनीक का विकास है। उस समय तकनीक आज से ज़्यादा, देखिए अभी चंद्रयान 3 गया है, टेक्निक ही तो है भाई, तकनीक ही तो है, तभी तो हम चंद्रमा पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए। और धीरे धीरे अभी देखिए सूर्य की तरफ भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। और देखिए चाइना ने तो खुद का अपना सूर्य डेवलप कर लिया। तो ये सब क्या है भाई, टेक्निक है, टेक्निक है जिसने क्या किया, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं, अब इस तकनीक का योगदान क्या रहा व्यापार में, वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण में तकनीक जैसे रेलवे, संचार, जहाज आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वैश्वीकरण में कौन कौन सी तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अडॉप्ट किया, निभाया, तो रेलवे, संचार और जहाज। उस समय यही सबसे इम्पोर्टेंट था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। 19वीं शताब्दी में जो एकाएक बदलाव आया उसका मेन कारण यही था, क्या, रेलवे, जहाज, संचार आदि। इसके पहले भी जहाज थे भाई। देखो आप देखो कि 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग यानी कि पैसिफिक ओशन होते हुए सीधे साउथ अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर के रास्ते होते हुए इंडिया पहुंच गया था। 1497 में चला था, 1498 में इंडिया आ गया था। यानी वैश्वीकरण का वो भी एक तरीका था, रेशम मार्ग वैश्वीकरण का वो भी एक तरीका था। चाइना से चल करके यारकंद, समरकंद, इराक, ईरान, टर्की होते हुए भूमध्य सागर के माध्यम से हम लोग यूरोप में व्यापार करते थे। ये चाइना के मतलब सिल्क रूट वाले व्यापारी। तो ये सब क्या था, वैश्वीकरण, एक देश से दूसरे देश को आपस में जोड़ देना ही वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण में तकनीक के योगदान को अमेरिका और यूरोप के व्यापार से आसानी से समझा जा सकता है। आइए देखें इस समय अमेरिका और यूरोप का जो व्यापार था उसमें तकनीकी ने कैसे वैश्वीकरण को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, एक मंच पर ला दिया। आइए देखते हैं 1870 के दशक में क्या घटना घटी कि जिंदा जानवरों का व्यापार किया जाता था। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ही महंगे हुआ करते थे भाई। जिंदा जानवरों को रखने में भी समस्या, जिंदा जानवर आप जहाज पे ले जा रहे हो, उनके लिए चारे की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था, कोई जानवर बीमार हो गया, मर भी गया, आपका नुकसान भी व्यापार में लग सकता था। इस तरीके से लंबे सफर के व्यापार में जिंदा जानवर मर भी जाया करते थे, नुकसान हो जाएगा। बीमार हो गए, उनका वेट घट गया, तब भी व्यापारी का नुकसान हुआ, जिससे उनका वजन कम हो जाता था। और क्या होता था, इससे नुकसान होना तय था। मांस खाना एक महंगा सौदा था। क्यों भाई, अब मान लीजिए कोई व्यापारी 10 ऊँट लेके जा रहा है, 4 ऊँट मर गए, तो उन बचे 4 ऊँटों का भी प्रॉफिट उन मरे हुए ऊँटों से ही उसे वसूलना है। इसका मतलब ऊँट क्या होगा, महंगे बिकेंगे, और जब महंगे बिकेंगे तो उनका मांस भी महंगा बिकेगा। जैसे आजकल देखिए प्याज 120 रुपये किलो मिल रहा है, सॉरी टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहा है। क्यों, क्योंकि टमाटर की जो आमद है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बाढ़ के कारण, सड़क टूट जाने के कारण डैमेज क्या हो गया है, आयात आमद घट गई, इससे उसके रेट हाई हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो मांस उस समय खाना महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बहुत बाहर। आम आदमी तो भैया नहीं खा सकता था, इतनी महंगाई कौन खा पाएगा। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए, समस्या जब आदमी के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका वो सल्यूशन ढूंढता है, क्योंकि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। अगर हमें आवश्यकता होगी तभी हम क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे। जैसे देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, लोगों को एजुकेशन की महत्ता का पता चला और लोगों ने फिर क्या किया, एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला के रख दिया कि मतलब घर बैठे सारा संसार देखो।
है कि नहीं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आवश्यकता थी कोरोना टाइम पीरियड में, इसलिए एक नया प्लेटफॉर्म ही एजुकेशन का आ गया और वो था ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऐसे 19वीं शताब्दी में भी क्या हुआ, इन समस्याओं से निपटने के लिए कौन सी समस्याएं, ये जो जिंदा जानवरों का व्यापार होता था, जानवर बीमार हो गए, मर गए, जिससे व्यापारियों को नुकसान लगा, मांस महंगा होता था, आम आदमी की पहुंच से बाहर होता था, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया, ऐसे जहाज़ों का निर्माण किया जाने लगा जिसमें फ्रीज जैसी व्यवस्था हो, शीतलन की व्यवस्था हो, कि मांस काट करके उसी में रख दिया जाए। अब देखिए, जब मांस को काट कर के रखा जाएगा तो व्यापारियों को कितना लाभ होगा। जिंदा जानवर जहाज पे नहीं लादना है, जिंदा जानवर नहीं लदेंगे तो उनके लिए चारे की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होगी, उनके लिए पानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि 50% खर्चा माइनस। इसलिए क्या हुआ, इस फ्रिज ने मांस के व्यापार में आशातीत प्रगति की। इसकी मदद से जानवरों को काटकर मांस में बदल दिया जाता था और इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के मांस को भेजने में आसानी हो गई। और इतना ही नहीं, इस तकनीक ने मांस के व्यापार को बढ़ावा दिया और बाजारों में मांस सस्ते दामों में मिलने लगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो आज एक छोटा सा टॉपिक रहा, इसके बाद का टॉपिक जो होगा मैं थर्ड पार्ट में लेकर आऊँगा। और इस तरीके से आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतना बार आपका रिवीजन होगा। आपने इसका नोट्स बना के रख लिया, आपने उसको बंद कर दिया, आप कभी नहीं नोट्स देखेंगे, नहीं देखेंगे, मुझे पता है, कोई नहीं देखता है। तो नोट्स बनाने के साथ साथ, और नोट्स बनाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आपके पास डेटा ना रहे, तो डेटा ना रहने की वजह से आप इसको एक बार अपना नोट्स पलट सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने में 15 से 20-25 मिनट लग सकता है, इसी नोट्स को रिवाइज करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, तो आपका आगे चल करके 15 से 20 मिनट ऑलरेडी बच जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ आपको बने रहने के लिए धन्यवाद।